6 पढ़ चुके हैं, रिपीट है, बट फिर भी देख लेते एक बार क्या बोलता है सेक्शन नंबर 6। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर एक्वायर्ड, ओन्ड और possessed by the seller या फ्यूचर गुड्स। There may be a contract for sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon the contingency। तो उसने existing goods भी कवर कर लिया, उसने future goods भी कवर कर लिया और उसने contingent goods भी कवर कर लिया। There may be a contract of sale where the seller purpose to affect a present sale of future goods, और वो agreement to sell होता है, हम already पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6 में कुछ भी नया नहीं था। 7, 8, 9, 10 चारों बैक टू बैक एग्जाम की क्वेश्चन और चारों आसान है, इज अ गुड थिंग। हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 7। तीनों पैराग्राफ के अंदर वी हैव वॉइड, वॉइड एंड वॉइड कॉमन। 7 के अंदर भी और 8 के अंदर भी। कंक्लूजन अभी से हमको पता है 7 का भी और 8 का भी, पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं सर। गुड्स पेरिशिंग, खराब हो गए, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर वाज इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो, तो अग्रीमेंट इज वर्ड लिखा होना चाहिए, हम पढ़ लेते फिर भी। वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड, खराब हो गए, और बिकम सो डैमेज्ड दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल भी दिया है वहां पे। A agrees to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown. Due to waterlogging, all the goods stored in the godown were destroyed. At the time of agreement, neither party were aware of the fact. The agreement is void, क्योंकि वो starting से 0 है, enforceable नहीं है, तो agreement is void, ठीक है, before making of contract। दूसरा थोड़ा सा अलग है, after agreement है, but before sale है, तो बात तो वही हुई सर, आगे बढ़ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो अग्रीमेंट इज वॉइड। अगेन पढ़ लेते फिर भी। वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश, खराब हो गए, और बिकम सो डैमेज दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द अग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द अग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड। पॉसिबल नहीं है अब बेचना, तो कॉन्ट्रैक्ट 0 हो चुका है। नीचे भी वही चीज लिखी है सर, perishing of future goods। इसका बाद में क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। If the future goods are specific, the destruction of such goods will amount to supervening impossibility and the contract shall become void। एग्जाम्पल दिया है, A agrees to sell B 100 tons of tomatoes grown on his land next year। As of now agreement बना to sell future goods। उसने लिखा grown on his land next year, but the crop failed due to some disease in the plants and A could only deliver 80 tons of tomatoes to B। It was held that A was not liable as the performance of contract became impossible due to supervening impossibility। उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक बेटर समझ में तभी आ सकता है। वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। सेटिंग्स, वाईफाई, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरे को याद है, एक बार देख लेते हैं। पर्सनल हॉटस्पॉट इज ऑन, लेट्स सी। हांडा बेंगल्स 4G, सफारी, RBC, IBOS, स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, इंग्लिश, बिजनेस लॉ, मॉड्यूल, सोगा, यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, देख लेते फिर भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। A agrees to sell to B 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India within next 2 months। तो अग्रीमेंट टू सेल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर गुड्स, क्योंकि आने वाला है 2 महीने के बाद। Unknown to the parties, the ship has already sunk। Does B have any right against A under the Sales of Goods Act? हाँ दीदी, फर्स्ट बेंच, क्या लगता है आपको, क्या आंसर लिखेंगे? नहीं, मैं आगे बढ़ूं किसी और के पास। वाओ, हाँ दीदी पीछे, सेकंड बेंच, लास्ट वाइक तो बोल नहीं पाई, उसने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा नहीं अब तक। सेकंड बेंच, पिंकी, क्या लगता है आपको? आंसर नहीं, रीजन क्या? सेक्शन 7 या सेक्शन 8? आंसर राइट है, क्यों?
7 में भी पता नहीं होता। आंसर राइट है। ए अग्रीज टू सेल बी 100 बैग्स, बात अग्रीमेंट हो चुका है, पर सेल के पहले हुआ है, तो 8 लगेगा ना कि 7। सेक्शन 8 पढ़ लो, आंसर पढ़ना है तो एक बार। एलवीट हो जाना चाहिए अब तक आगे। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन था। हम बात करते हैं अगली। सेवन एट हो गया, 9 की बात करते हैं। विच टॉक्स अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो सेक्शन 9 बोलता है ascertainment of price, ascertainment of price। ओके सर, आप किस भाव पे डील करोगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। बोलते हैं सर ये 3 तरीकों से हो सकता है। एक सबसे आसान, कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे सर कि मैं आपको माल बेचूंगा इस भाव पे, तो प्राइस असर्टेन हो गया कि हाँ भाई इस भाव पे डील होगा। नेक्स्ट सर वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी आएगी और आके वो वैल्यूएशन करेगी, उस प्राइस पे डील करेंगे। जो मेरा अगला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10, तो उसकी बात फिर अभी नहीं करते। एंड द लास्ट वन से इज बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पार्टीज। तो ये समझ में आता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसका कोई एग्जांपल दिया हुआ नहीं है। बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी से असर्टेन करना प्राइस का, तो हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। 8 अक्टूबर 2024 की बात करता हूँ। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा शायद। एक बहुत फेमस वड़ा पाव वाला है मुंबई में, भाव वड़ा पाव। नाम सुना कि किसी ने भी नहीं सुना? ना दर्द है तुम्हारे जीवन में। वेरी 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 फेमस, सेंट्रल लाइन के अंदर, भांडू घाटकोपर बोरीवली थाने। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि मुंबई का सबसे बड़ा है। स्ट्रेंज कि आपने नाम भी नहीं सुना, नहीं खाया इज ओके, नाम भी नहीं सुना थोड़ा ज़्यादा हो गया। भाव वड़ा पाव, वेरी 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 फेमस। आपको दिख जाएंगे वो, रिव्यू से पता पड़ जाएगा। 4100 रिव्यूज़, 1600 रिव्यू, 5700 रिव्यूज़ है, बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छा भी होता है। मैंने खाया हुआ है, 5-6 बार खाया हुआ है। ठीक है, अनलाइक आपका ये सामने वाला कौन है, मंगेश, उसका खाएगा, उसका भी नहीं खाया। खाना भी मत, नहीं है, वर्थलेस। 22 रुपये का ओवर प्राइस्ड बकवास वड़ा पाव। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। ये भाव वड़ा पाव नहीं, सेंट्रल लाइन। प्राइस हो गया इसका उस दिन 8 तारीख को 20 से 25 रुपये। बट इन द साइज ऑफ दी वड़ा इज दिस मच, और पाव भी उसका एकदम बड़ा सारा होता है। अंदर प्याज व्याज, खोपरे का से मैश करा हुआ चटनी वटनी सब डालता है वो। इट्स क्वाइट गुड। उसका प्राइस हो गया 20 से 25 रुपये। दिस इज एक्चुअल डेटा, मुझे याद है। सपोज मैं उसकी दुकान पे गया 7 तारीख को, वड़ा पाव मांगा, उसने मुझे दिया 20 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं उसको विजिट करा 10 तारीख को, काउंटर पे गया और मैंने इस नोटिस को पढ़ा कि भाव बढ़ चुके हैं 5 रुपये से। मैं काउंटर पे गया और मैंने उसको 25 रुपये का करेंसी दिया, 20 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का। उससे बोला नहीं सर, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर, आप एक काम करो, अब 20 रुपये ही दो। बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है यार। फिर 15 तारीख को गया, काउंटर पे गया, 25 रुपये निकाले देने के लिए, बोलता है अरे सर आप तो पुराने कस्टमर हो, आप 20 ही दो। मैं खुश हो गया। अगला गया है 25 तारीख को, सर इस बार मैंने सामने से 20 रुपये ही दिए। द रीजन इज कोर्स ऑफ डीलिंग्स। धंधा करते करते
पता समझ में आ गया कि प्राइस क्या होगा, दैट इज हमारे केस में 20 रुपये होगा, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। तो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नक्की होगा इन 3 तरीकों से, जिसके अंदर ना हो, फर्स्ट इज वेरी इजी, थर्ड इज वेरी इजी, सेकंड की बात करते हैं जो मेरा सेक्शन नंबर 10 है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये आपके नारायण सर, ये गए ट्रैकिंग पे, मैथ्स पढ़ा पढ़ा के सोचा कि अब थोड़ा ट्रैकिंग करके आता हूँ, बहुत मैथ्स पढ़ा के ट्रैकिंग करते करते बेसिकली फाउंड वहाँ पे माउंटेन्स में 2 पुराने ज़माने के कोई तो विंटेज कॉइन्स थे जो उनको नीचे माउंटेन्स पे गिरे हुए दिखे। 2 ऑफ सच कॉइन्स आइडेंटिकल टू ईच अदर। उन्होंने उठाया एंड ही रियलाइज्ड कि यार तो कोई पुराने सिक्के हैं, आसपास देखा कोई था भी नहीं, तो सिक्के उनके हो गए और वापस आ गए वो अपने मुंबई घर पे। आके मुझे फ़ोन करा कि सर मेरे पास 2 सिक्के हैं, मेरे तो कुछ काम के नहीं, आप कलेक्शन करते हो, आपको चाहिए तो बताओ, मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा बहुत ही अच्छा, दे दो यार। बोलते नहीं ऐसे नहीं दूंगा, आई विल टेक मनी ऑब्वियसली। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसा दे दूंगा, पर आप मुझे दिखाओ तो सही सिक्का कैसा है क्या है। तो नारायण सर ने बेसिकली एक कॉइन मुझे मेरे घर पे भेजा, वी फास्ट किया, मेरे घर पे कुरियर किया और सिक्का मेरे पास आ गया। मैंने देखा और मैं बोला मुझे ये सिक्का चाहिए, आई डोंट हैव इन माय कलेक्शन। नारायण सर बताओ कितना पैसा लोगे? नारायण सर बोलते सर आप बताओ आप कितना पैसा दोगे? मैंने कहा मेरे हिसाब से दोनों सिक्कों का 10,000 शुड बी फाइन। नारायण सर बोलते नहीं, इनका वैल्यूएशन इज 10 लाख। स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ज़्यादा है कि मिड पॉइंट भी नहीं आ सकता, 10 लाख और 10,000। तो सर ऐसे तो बात नहीं बनेगी, उनको बेचना है मुझे खरीदना है, वो पक्की बात है, बट देन वैल्यूएशन को लेकर इशू आ रहा है। तो हमने दिमाग लगाया कि चल एक काम करते हैं, लेट्स कम टू अ सोल्यूशन। और हमने दिमाग लगा के डिसाइड किया कि चल एक काम करते हैं, अपन बात करते हैं किंजल मैम से। अपन उनके पास जाते हैं, दोनों सिक्के लेके, जो प्राइस वो बोलेगी फाइनल, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर। सेक्शन नंबर 10 दैट इज वैल्यूएशन बाय अ थर्ड पार्टी। तो किंजल मैम हो गई बेसिकली थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन करेंगे। ओके, अब यहां से 3 केसेस बन सकते हैं इस पॉइंट से। केस नंबर 1, किंजल मैम ने सिक्के देखे, कॉइन देखे, एंड शी सेड मुझे भी नहीं पता इसका वैल्यू कितना है, हाथ खड़ा कर दिया। सो व्हाट नेक्स्ट? अग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि जिस बेसिस पे अग्रीमेंट हुआ था कि वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि नारायण सर किंजल मैम को लेके मेरे पास आने वाले थे वैल्यूएशन करने के लिए, तीनों साथ में मिलकर बैठ के हम वैल्यूएशन करते, पर नारायण सर किंजल मैम को लेकर ही नहीं आए, पिकअप ही नहीं करा, तो वैल्यूएशन हो नहीं पाया। तो मैं नारायण सर के पास जाऊंगा और जाके बोलूंगा सर मुझे डैमेजेस दो, मतलब मैं उनसे डैमेजेस क्लेम करूंगा क्योंकि उनकी वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पाया। वाइस वर्सा सर, मुझे लेके जाना था किंजल मैम को नारायण सर के पास, जिसे हम तीनों बैठे और वैल्यूएशन करेंगे, और मैं लेकर नहीं गया किंजल मैम को वैल्यूएशन करने के, तो वैल्यूएशन हो नहीं पाया। अब नारायण सर मुझसे लेंगे डैमेजेस। ओके सर, वापस केस नंबर 1 पे आ जाते हैं। सर किंजल मैम ने बोला कि उनको नहीं पता, वो वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला, पर आपके पास ऑलरेडी एक कॉइन आ चुका है तब तक, जो
नारायण सर ने मुझे दे दिया, सर उसका क्या करने का? लॉ में क्या बोलता है, देखो ऐसा है, उसका मुझे नारायण सर को एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, रीजनेबल। अब रीजनेबल क्या होता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इस कॉइन का जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका वो मुझे वापस नहीं देने का, मुझे इस कॉइन का नारायण सर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, जो कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या वो रीजनेबल प्राइस होगा। कॉइन वापस नहीं देना है, ये नहीं जाएगा सर, कॉइन वापस नहीं जाएगा, रीजनेबल प्राइस जाएगा फॉर श्योर। सर व्हाट अबाउट द अदर कॉइन, जो नारायण सर के पास था, उन्होंने आपको दिया नहीं था, उस कॉइन का क्या होगा? वो मेरे पास नहीं आएगा, वो उनके पास ही रहेगा, क्योंकि वो तो मेरे पास आया ही नहीं था और वैल्यूएशन हुआ नहीं। तो जो कॉइन उनके पास है वो उनके पास ही रहेगा, जो कॉइन मेरे पास है वो मेरे पास ही रहेगा, पर जो मेरे पास कॉइन है उसका मुझे रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। टॉपिक खत्म हो गया। हाँ दीदी, लास्ट बेंच स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या सुना आपने, जितना सभी आता है आपको, इट्स ओके। सेक्शन नंबर 10 के बारे में ये लो, जितना भी आपने सुना, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा चलेगा, वर्क्स। सेक्शन नंबर 9 है क्या? नीचे देखिए क्या बोलती है, पागल, नीचे देखिए क्या बोलती है। प्राइस किस तरह से नक्की होगा, उसमें 3 बातें लिखी है। क्या क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि भाई ये प्राइस तो वो प्राइस, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? वेरी गुड। ठीक है, थर्ड पार्टी वाला पॉइंट की बात करते हैं। बताइए, एक नारायण सर ट्रैकिंग पे गए, वेरी गुड। नहीं वो आई नहीं, हम गए, वो क्यों आएगी? जी, तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया, मतलब वो चीज आगे बढ़ नहीं सकती। अब आपने पढ़ा नहीं कॉन्ट्रैक्टेड अब तक, अग्रीमेंट वॉइड मतलब वो चीज आगे बढ़ नहीं सकती, आप कुछ कर नहीं सकते, चीज खत्म हो चुकी है, उसको बोलते हैं वॉइड। आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ? जी, नुकसान। मैं भी तुझसे वही पूछ रहा हूँ, तो क्या बोल रही है? धीरे धीरे, तू क्यों जल्दी जल्दी, मैं तो जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तू धीरे धीरे बोलना। पर मैं लेके जाने वाला था किंजल मैम को। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, मैं लेकर नहीं गया। माशाल्लाह, फिर वापस पॉइंट नंबर 1 में आ गए थे अपन। अग्रीमेंट जब वॉइड हो गया था, एक सिक्का मेरे पास था, एक सिक्का उनके पास था। पागल लड़की, यहाँ तक सब अच्छा बोला, लास्ट में हक दिया। हाँ, बाजू वाली दीदी कंटिन्यू करिए, जो उसने नहीं बोला वो। एक कॉइन मेरे पास था, एक कॉइन नारायण सर के पास था। जो मेरे पास कॉइन है उसका क्या होगा, जो उनके पास कॉइन है उसका क्या होगा? माशाल्लाह। हाँ, पर कोर्ट के पास आएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। रीजनल प्राइस का मतलब ही होता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे रीजनल प्राइस देना पड़ेगा, दैट्स इट। और जो कॉइन उनके पास है, माशाल्लाह। अब लड़कों की बारी। लड़कों को सीधा एग्जाम का क्वेश्चन करवाते हैं, लड़कियों ने थियरी बोला, लड़कों से एग्जाम का क्वेश्चन करवाते हैं। पास पेपर सितंबर में आया था 7 मार्क का, नहीं जून में आया था 7 मार्क का, सितंबर में आया था 3 मार्क का। सर जो रीजनेबल प्राइस क्या है?
कोर्ट ही सेट करेगा ना, वो तो पागल। कोर्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाएगा और उसको बोलेगा तू इसका भाव निकाल के दे। आर्कियोलॉजिस्ट बोलेगा 5,000, तो 5,000 फाइनल। आर्कियोलॉजिस्ट बोलेगा 5 लाख, तो 5 लाख फाइन। बट उसका प्राइस और 10 लाख। अबे नारायण सर को लग रहा था 10 लाख था बेवड़े। अब मेरे पास ये फोन है, अब मैं तुझे बेचने वाला हूँ, तो मुझे तो इसका प्राइस ज़्यादा ही लगेगा ना, और तुझे इसका प्राइस कम ही लगेगा। तो मुझे तो कुछ भी लगे कि नहीं यार ये तो 1 करोड़ का है, मेरे लगने से क्या होता है। अगर मुझे कॉइन मिल जाता मैं उसको अपने कलेक्शन में रखता एंड लेट्स से मैं उसको आगे बेचता जो भी है, पर आपकी वजह से वो हो नहीं पाया। तो जो भी मुझे नुकसान हुआ कि आपसे बात करके या मैं आपसे मिलने आया तो उसका पेट्रोल का खर्चा, टाइम का खर्चा, वो सब वसूलेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे टाइम खोटी कितना हुआ और पेट्रोल कुछ खोटी हुआ तो कितना हुआ। मेजरली टाइम ही होता है। हाँ सर, हम करते हैं सीधा एग्जाम का क्वेश्चन 7 मार्क का इंशाल्लाह यही है शायद, यही है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। हाँ सर गुज्जू भैया, हगने वाले के क्या करने वाले पहले ही बता दो। क्वेश्चन इजी है, आंसर देंगे कि नहीं? गलती से भी आंसर रॉन्ग देना बेटे 10 बार लिखने को दूंगा, वो फिर आता होगा सब निकल जाएगा सब। पढ़िए क्वेश्चन और मुझे आंसर करिए फिर, और जल्दी करिए। वेरी गुड। तो क्या ये गाड़ी नहीं दिया तो देंगे भी नहीं। राइट आंसर चेक करते हैं एक बार। पहले सेक्शन नंबर 9 लिखेंगे ऑब्वियसली बिकॉज 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर 10 का हिंट है लाइक वी डिस्कस, दिस इज सेक्शन नंबर 10 ओनली। फिर 10 आएगा, हम सीधा कंक्लूजन पे आते हैं, फिर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, पहले सीधा कंक्लूजन आपके सामने। वेटिंग उसके ऊपर ये थ्योरी सेक्शन नंबर 10 की। आगे सितंबर, दिस वाज 7 मार्क्स, इतना बकवास टॉपिक। क्वेश्चन 2A नहीं, ठीक मैं देखूं 3 मार्क का, इतना मुझे याद है। राम श्याम नहीं है, सुमन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अयो। अगला देखता हूँ 4th, इसमें शायद मिल जाए 5, ये रहा 5, नहीं मिला 6, अबे साले सोच ही कर लेता हूँ, है तो इसमें 10, कहाँ ढूंढा इसने, अबे
ये रहा, ये पागल, बंद करो उसको। हाँ दीदी लाल, शुरू करिए। कार्तिक, बिगड़ी तू, हाँ हाँ जो भी है, कलर ब्लाइंड हूँ मैं बस। मरून, पर्पल, बरगंडी, जो भी बोलते उसको। शुरू कर जल्दी। मैजेंटा, टोटल उस हिसाब से क्वेश्चन कितने पूछे हैं मुझे पहले वो बताना पढ़ने के बाद। वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर क्या और सेकंड का आंसर क्या? ओके, और कुछ? नहीं, लास्ट बेंच वापस आपके पास आ गए। फर्स्ट का आंसर क्या, सेकंड का आंसर क्या? फर्स्ट बेंच, क्या लगता है आपको? दोनों आंसर राइट, एक आंसर राइट, दोनों आंसर रॉन्ग। क्या करिए लाइफ में? कब पढ़ा है मैंने ऐसा? कोई लैपटॉप देना पड़ेगा, कहाँ देना पड़ेगा? इसका मतलब क्या था जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, कि जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगा, वो हम नहीं देंगे, और दे दिया तो रीजनल प्राइस आएगा। यहाँ पे मुझे बता, हमने कहाँ लैपटॉप दिया? ये बेवड़े, कहाँ बता ना मुझे एक बार। ओ दीदी लाल, लाल में निकल गए अपन। कलर कौन सा है? आंसर देखते हैं। पढ़ लेना चाहिए अब तक। लिख लो, लिखना है तो मर्जी आपकी। ऊपर 9 है, नीचे 10 है। रिसेंट में 2 बार आ चुका है। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट देखते हैं क्या बोलता है। विद एन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैं गया
ऑडी के शोरूम में और जाके उसको बोला कि ब्रो एक कार चाहिए, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशंस है। उसने बोला सर क्या क्या है, कितनी है? मैंने कहा 9 रिक्वायरमेंट्स है मेरी। उसने बोला सर बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। मैंने एक एक करके सब कुछ बताना स्टार्ट किया जो मुझे कार में चाहिए था, जिसके लिए मैं उसको पैसा देगा, जितना बोलेगा उतना पैसा देगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट टोल्ड हिम कि यार कार रेड कलर की होनी चाहिए। दूसरा, कार के अंदर JBL का म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। थर्ड, आई सेड हिम सनरूफ होना चाहिए कार में, सनरूफ। फोर्थ, आई सेड हिम एवरेज, माना लग्जरी कार है बट स्टिल कम से कम 15 का तो दे, 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज होना चाहिए उसका। पांचवा, टॉप स्पीड एटलीस्ट 300 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, अपन को फास्ट कार चाहिए। छठा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक होनी चाहिए, गियर वियर ऑटोमेटिक, मैनुअल नहीं। सातवां, वाइट हेडलाइट्स जिससे दूर तक दिखे, अंधेरे में भी, रात को भी ड्राइव करें तो भी, तो इट शुड बी वाइट हेडलाइट्स। 8, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 एयरबैग्स होने चाहिए फॉर सेफ्टी। एंड द लास्ट वन, 9th, थोड़ा वियर्ड सा कि सर जो हॉर्न होगा वो ट्रक वाला होना चाहिए। ऑडी है तो क्या हुआ, अलग होनी चाहिए। बोलो, ये 9 रिक्वायरमेंट है मेरी। है आपके पास इसी कोई कार? ऑडी वाला भैया बोलता है सर मुझे 5 मिनट दो, मैं सबको कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिकेशन किस में मिल जाएगी आपको, सारी या मोस्ट ऑफ देम। मैंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम। 5 मिनट में आया वो और मुझे जाके बोलता है सर एक कार है हमारे पास विच इज ऑडी Q5। उस ऑडी Q5 के अंदर ये 9 की 9 चीज़ें तो नहीं है, बट हाँ 6 चीज़ें हैं उसमें। मैंने कहा कौन सी 6 चीज़ें? तो उसने बोला सर ये वाली 6 चीज़ें, ये स्पेसिफिकेशन हमारी ऑडी Q5 के अंदर है। अब आप बोलो चाहिए तो मैं आपको आगे प्रोसीड करूँ। 9 की 9 तो नहीं है पर ये 6 है। मैंने कहा ठीक है, वर्क्स। एंड अकॉर्डिंगली मैंने ऑडी Q5 देखी और मुझे ऑडी Q5 अच्छी लगी। लेने से पहले उसको मैंने बोला कि देख वैसे तो ये 6 की 6 रिक्वायरमेंट्स मेरे को चाहिए ही चाहिए कार के अंदर, पर ऑल ऑफ दीज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें से कुछ बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मी जो एवरेज है एंड जो टॉप स्पीड है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। एंड इसी को रख लेता हूँ ऑटोमेटिक को, चल ठीक है भाई, इसी को रख लेता हूँ डुप्लीकेट। इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है आउट ऑफ ऑल दी 6, और जो नीचे के 3 है इंपॉर्टेंट वो भी है पर इतने नहीं जितने पहले के 3 हैं। ऐसा मैंने बताया उस ऑडी वाले को। उसने कहा ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, आपको 6 की 6 चीज़ें मिल जाएगी हमारी कार के अंदर। एंड अकॉर्डिंगली आई टुक द कार। ठीक है, तो ये नाम की बातें करें तो ये जो 9 बातें हमने स्टार्टिंग में लिखी, इन 9 बातों को लॉ मेकर बोलता है रिप्रेजेंटेशंस, बातचीत, रिप्रेजेंटेशंस। सर पर ये कुछ काम की नहीं है बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनी वो तो 6 चीज़ें ही बनी, तो इन 6 चीज़ों को बोलते हैं स्टिपुलेशंस। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनी, जो मैंने कार्ड ली उसमें 6 चीज़ें थी, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी स्टिपुलेशंस। ओके सर, तो रिप्रेजेंटेशन से आया स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। अब इन स्टिपुलेशन के अंदर भी आपने बोला कि सर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो भी है पर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट वाली स्टिपुलेशन है उसको हमने बोला कि सर दीज आर दी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंस मतलब ये मेन चीज़ें हैं। बाजू वाली ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हमने नाम दिया
कोलैटरल। ओके, जो ये एसेंस है इसको हमने नाम दिया कंडीशन, विच इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको हमने नाम दिया वारंटी, जो हमारे यूनिट नंबर 2 का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। तो ये कंडीशन वारंटी कहाँ से आया, मैं आपको पूरा रूट से लेकर आया कि सर रिप्रेजेंटेशन, वहाँ से स्टिपुलेशन, वहाँ से कंडीशन, वहाँ से वारंटी। नाउ एक और बात कर लेते हैं, फिर आपको लिखना तो आप लिख लेना। सर जो कंडीशन है, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गई, दिक्कत मतलब हमने कार चलाई एंड वी गॉट टू रियलाइज कि सर एवरेज इज ओनली 12 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब ब्रीच हुआ। ब्रीच तुम लोग को नहीं पता, ब्रीच मतलब कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ वादा किया था वो नहीं हुआ, उसको ब्रीच बोलते हैं। ठीक है, वादा तोड़ना, ब्रीच हुआ यहाँ पे। दैट इज एवरेज 15 की जगह सर सिर्फ 12 ही था, तो सर क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देने का। लॉ में कैंसिल को बोलते हैं रेप्यूडिएट, मतलब कैंसिल। सर मतलब पैसा वापस ले लेंगे और कार वापस दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे, बिकॉज भाई ये एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का और वही फुलफिल नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात थी। बाजू में सर हम कार लेकर गए, घर पे जा रहे थे और 4 रास्ता आया, फुल ट्रैफिक जाम, और दिमाग में आया कि यही मौका है हॉर्न को शो ऑफ करने का, कि मस्त दबाते हैं हॉर्न को, ट्रक वाली आवाज़ आएगी। दबाया जोर से, आवाज़ आई टाटा नैनो वाली, पू पू करके छोटू सी। मैं जाके उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई हॉर्न बकवास है, ब्रीच हुआ है ब्रीच, तो मुझे कार वापस देनी है। नहीं, ब्रीच तो यहाँ पे भी हुआ है, गलती तो यहाँ पे भी हुई उनसे, बट इस वाले केस के अंदर आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। तो सर क्या कर सकते हैं, डैमेजेस, आपका जितना नुकसान हुआ उसका आप मुझसे पैसा ले सकते हैं। मतलब सर मैं हॉर्न अब कहीं और से लगवा लूँगा और जो भी खर्चा आया वो आपसे ले लूँगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, डैमेजेस वसूल होंगे। और वहाँ पे क्योंकि एसेंस था, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे सर। तो एक जगह रेप्यूडिएशन है और एक जगह डैमेजेस है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। बुक में देखते एक बार, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन, इससे अच्छा हो नहीं सकता इंट्रोडक्शन। देखते हैं यूनिट नंबर 2 सेकंड ब्रेकआउट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने आपको पढ़ाना शुरू करा, विच इज कंडीशंस वारंटी का इंट्रोडक्शन। इट सेज एट द टाइम ऑफ selling the goods, a seller usually makes certain statements or representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. Such representations are generally about the nature and quality of the goods and about their fitness for buyer's purpose. When these statements or representations do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. But when these form part of the contract of sale and buyer relies upon them, they are relevant and have legal effects. काम की लाइन, a representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called stipulations. However, every stipulation is not of equal importance. Some of these may be very vital, while others may be of somewhat lesser significance. The more significant stipulations contained in a contract of sale have been called as conditions, while the less significant stipulations have been named as warranties. फिर कंडीशन वारंटी आया, सेक्शन 12। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter thereof may be a condition or warranty. A condition is a stipulation, आगे सर वर्ड, essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to treat the contract as repudiated. Example दिया बहुत अच्छा, P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 kilometers per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. आगे बढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए सर, हमने बातचीत करते हैं आपको एक ही चीज़ बोली कि माइलेज चाहिए 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब ऑब्वियसली वो कंडीशन है क्योंकि हमने और कोई बात ही नहीं करी आपसे। लेटर पी बाइज द कार बट फाइंड आउट दैट दिस कार कैन ओनली हैज अ टॉप माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर. This amounts to breach of condition because
seller made a stipulation which forms the essence of the contract. In this case, mileage was a stipulation that was essential to the main purpose of the contract, and hence its breach is a breach of condition. A warranty is a stipulation collateral. आगे सर हम सारे वर्ड्स हम नहीं यूज करें, सारे वर्ड्स आ रहे हैं. Collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Whether stipulation is a contract of sale is condition of warranty, obviously subjective है सर. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपके शायद कम इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो बोलते हैं whether a stipulation in a contract of sale is a condition of warranty depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition though called a warranty in the contract. Example दिया बहुत प्यारा. R consults S, a motor car dealer, for a car suitable for touring purposes. बात खत्म हो गई सर यहीं पे. Touring purposes मतलब एक condition हो गया. Essence of the contract कि भाई मैं कार परचेज कर ही इसलिए रहा हूँ कि वो टूरिंग पर्पज में काम आ सके. It is a condition. To promote the sale of his product, S suggests Maruti and R accordingly buys it from S. The car turns out to be unfit for touring purposes. Here the term that car should be suitable for touring purposes is a condition of the contract. It is so vital that its non-fulfillment defeats the purpose for which R purchases the car. R is therefore entitled to reject the car and have refund of the price. मतलब repudiate. Let us assume Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. And in the event of any manufacturing defect, there is a warranty for replacement of defective part if it cannot be properly repaired. After 6 months, R finds that the horn of the car is not working. In this case, he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replaced it with a new horn. R gets a right to claim for damages, if any, suffered by him, but not a right to repudiate the contract. कितना ज़्यादा सिंपल है अगर आपको लॉजिक पता है तो. ये रहा आपके सामने लॉजिक. कॉपी करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी. इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा तो अच्छे से स्पेस रख के लिखना. बहुत प्यारा एग्जांपल. पैरेलल एग्जांपल लेते हैं. मल्टीवर्स. कितना गंदा लाइन है. इसको देख रहे हो तुम बाहर है नहीं पानी. काका वो नया डाल देंगे. बैठ जा, बाद में कहते. हाँ, हम एग्जाम्पल पे आते हैं. सपोज आप उतरे यहाँ पे सीढ़ियों से घर जाने के लिए लोकल प्लेटफॉर्म पे, और बाजू में ट्रेन खड़ी हुई है विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू मूव, और आपको ट्रेन पकड़ना है. आप उतर हैं सीढ़ी से, आपके पास टिकट है, और जो टिकट है दैट इज़ फर्स्ट क्लास. यहाँ नीचे डब्बा जिसमें आप फटाक से चढ़ गए. जिस डब्बे में आप चढ़े, बिकॉज ट्रेन चल चुकी थी, जो डब्बा आया आप उसमें चढ़ गए, एंड डब्बा वॉज सेकेंड क्लास. सेम हो रहा है बाजू में विथ थोड़ा सा ट्विस्ट, म्हणजे वाइस वर्सा.
मतलब इस बार भी आप सीढ़ी तो उतर रहे हो, पर आपके पास जो टिकट है दैट इज गरीबों वाला सेकंड क्लास। और क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी, सामने जो डब्बा आया, नोटिस करा होगा आपने, सीढ़ी के पास फर्स्ट क्लास ही होता है, तो फर्स्ट क्लास का डब्बा था और आप उसमें चढ़ गए। किस्मत इतनी अच्छी अपनी कि सर डब्बे के अंदर ही टीसी था, बस वेट करा था कि आप आओ अंदर। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कितना ऑब्वियस है, फर्स्ट वाले केस में वो आपको अनसाउंड माइंड समझेगा, पागल कि फर्स्ट क्लास का टिकट है, बैठा सेकंड क्लास में है। सेकंड केस के अंदर पागल ही समझेगा, फिर फाइन लेगा, फाइन, ठीक है, जितना 250 जितना भी होता है। लास्ट जब आई पेड वॉज इन मई 2018, जब मैं पहली बार आया था, यहाँ पे आया था, क्या अकाउंट पकड़े गए थे, लाखों लोग हैं, पकड़ लिया उसको वहाँ से लेके आज तक 7 साल हो गए, अब तक वापस नहीं पकड़ा। अब टिकट ठीक है, मुझे तो अभी लास्ट वीक पता पड़ा कि 6-6 महीने के भी पासेज आते हैं। मैं तो 1-1 महीने के ही लेता था, सीधा मैंने एक साथ 6 महीने का ले लिया, टेंशन ही नहीं कोई। तो घुसे अंदर और टीसी था, वो आपसे लेगा फाइन। सर ऐसा क्यों हुआ? जो फर्स्ट केस है हमारा, उसमें आपके पास जो टिकट है दैट इज सुपीरियर वन। तो अगर आपके पास एक सुपीरियर टिकट है, यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर इंफीरियर वन। वाइस वर्सा, अगर आपके पास एक इंफीरियर चीज़ है तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर सुपीरियर वन। सर मतलब टॉपिक पे आता हूँ वापस, इसको हटा देता हूँ। सर अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूटेट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली मैं रेप्यूटेट ना करते हुए सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। अगर मुझे कैंसिल नहीं करना तो आई कैन ऑप्ट फॉर डैमेजेस, रेप्यूटेट की जगह डैमेजेस। वाइस वर्सा नहीं कर सकता सर। अगर आपके पास डैमेजेस का हक है तो आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। सर कहाँ लिखा है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन का तीसरा पॉइंट था ये। ऊपर के दो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका एकदम स्मार्टली। ये देख, डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले उसने बोला मीनिंग, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने तो पहले ही लिख लिया सर, एसेंस करके जो चीज़ था हमने पहले ही लिख लिया, तो वहाँ पे पॉइंट आ गया एसेंस, एसेंशियल। बाजू में कोलैटरल। ओके, सेकेंड देख, इस द थर्ड देखते हैं। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बाजू में अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। और फिर बीच वाला पॉइंट, कंडीशन के अंदर द अग्री पार्टी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट या डैमेजेस, आपकी मर्जी, बोथ। बाजू में डैमेजेस ओनली। तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको पढ़ने से पहले ही पढ़ चुके। डन, बेसिक हो गया सर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये ऐड कर लो अपने चार्ट के अंदर, मैंने कहा था सही जगह रखना। तो रेप्यूटेड से आप डैमेजेस पे जा सकते हो, डैमेज से रेप्यूटेड पे नहीं आ सकते, सिंपल। आगे वापस एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं। केस नंबर 1। सर हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमने एवरेज की बात करी थी कि एवरेज होनी चाहिए एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर लीटर। दिस वॉज स्टिपुलेशन, अ स्टिपुलेशन विच वॉज अ कंडीशन। नाउ एक्चुअल में हुआ क्या, एवरेज वॉज 14.5 किलोमीटर पर लीटर एक्चुअल में। हमने बोला था 15, निकला 14.5। अब देखा जाए तो ब्रीच ऑफ कंडीशन तो है सर,
क्योंकि जो कहा था वो है तो नहीं। तो 100% आपके पास ऑप्शन है कि आप कार लौटाओ, पैसा वापस लो। पर रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा करेगा नहीं। 0.5 इज सो मिनिमल कि उसका कुछ खास मॉनिटरी इफेक्ट भी नहीं होने वाला। तो सब फिर रियल वर्ल्ड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप चीज़ों को, अपने राइट को वेव कर दोगे। वेव मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे कि छोड़ यार 14.5 इज ओके, डूएबल, चाल से चला भी नहीं छो आपने। ऑन द कॉन्ट्री, अगर ऐसा होता कि सर दिस वॉज समथिंग विच वॉज डिसाइडेड फॉर, पर जब हमने कार चलाई वी रियलाइज्ड कि सर जो एक्चुअल में एवरेज है कार का इज 13 किलोमीटर पर लीटर। अब डिफरेंस इतना तो है कि आपको दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है कि सर अगर 110 रुपये के पेट्रोल में, चल 100 रुपये रखते हैं, राउंड फिगर रखते हैं, 100 रुपये के पेट्रोल में कार 2 किलोमीटर कम चलेगी। ठीक है, 100 रुपये के पेट्रोल के अंदर सपोज हम कार चलाते 5 साल, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर 1 लाख किलोमीटर्स हम अगर कार चलाते, ठीक है, तो दिख रहा है अच्छा खासा फर्क पड़ जाता। कितना था एग्जैक्ट? वैसे 100 रुपये पे 2 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है। तो 1 लाख पे कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, किलोमीटर्स बोल रहा हूँ, रुपीस में कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2, 50 लाख हुआ ना नुकसान शायद, जो भी ऐसे रैंडम लिख दे, चलना बने, इतना नुकसान होगा सर 50 लाख का। अगर 13 की एवरेज आती है तो रादर 15, तो अब इट इज समथिंग जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सर अब क्या करेंगे? जो हम पढ़ रहे हैं कि सर हम रेप्यूडिएट नहीं कर रहे, पर रेप्यूडिएट करने की जगह आपसे डैमेजेस ले रहे हैं कि भाई हमें जो डिफरेंस जितना भी है वो आप डिफरेंस हमें दे दो। तो रेप्यूडिएट करने की जगह आप ले रहे हो उनसे डैमेजेस। जो चाहो तो रेप्यूडिएट कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे हो कि कार वापस दूंगा, झगड़ा करूंगा, पैसा वापस लूंगा, फिर वापस नई कार देखने जाऊंगा, फिर वो कार लूंगा, उसमें कुछ तकलीफ आएगी, इतना सब झंझट क्या करना है। डिफरेंस जो भी आता है उससे लिया और बात खत्म कर दी, जो भी व्हाटएवर। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड, थर्ड पे आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ ही डिफिकल्ट है, ये तो कोई बच्चा भी लिख के आ सकता है। थर्ड एंड फोर्थ ही डिफिकल्ट है। सर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चल थर्ड समझने के लिए। आपने डोमिनोज से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आया, जो ऑर्डर था आपका दैट वाज लेट्स से फार्म हाउस, रुपीज़ 575, नहीं 525 प्लस आपने उसमें चीज़ बर्स्ट ऐड करवाया, रुपीज़ 110, और सब टैक्स वैक्स सब मिला के लेट्स से द टोटल इज 635 रुपीज़, एंड आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ऐप के ऊपर। आया 20 मिनट में पिज़्ज़ा आ गया सर, एंड आपको बहुत भूख लगी थी, तो जो पिज़्ज़ा आया आपके पास, आपने फटाक से उसमें से एक स्लाइस तुरंत खा लिया, गरम गरम था और बहुत भूख लग रही थी, तो फटाक से आपने एक स्लाइस खा लिया उसका। खा के ये रियलाइज़ किया थोड़ा सा चीज़ शायद कम है, थोड़ा सा ऐसा लगा, आपको डाउट हुआ, तो आपने सोचा कि मैं अगला स्लाइस थोड़ा देख के खाता हूँ कि क्या दिक्कत है। तो आपने सेकेंड स्लाइस का हाफ बाइट मारा, एंड यू रियलाइज्ड कि टॉपिंग में ऊपर चीज़ तो बराबर है, पर बेस में चीज़ बर्स्ट ही नहीं है, माँ कसम, और इसलिए चीज़ का कम लग रहा था। अब लॉजिकली देखो तो वी अंडरस्टैंड कि सर दिस वॉज अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज एसेंशियल। चीज़ बस अलग से ऐड करा है, मतलब वो होना ही चाहिए था, इट वॉज अ कंडीशन, पर वो है नहीं। आप फ़ोन करोगे डोमिनोज के अंदर, वो आपसे फ़ोटो मांगेगा, उसका फ़ोटो दोगे,
तो देख 3 सिनेरियो हो सकता है, या तो वो बोले कि अब जो है वो खा लो, वो तो होगा नहीं कस्टमर सेंट्रिक मार्केट के अंदर। 2 और पॉसिबिलिटीज है, एक वो आपको पूरा 635 रिफंड कर देगा, या वो आपको 110 रिफंड कर देगा। रियल वर्ल्ड में क्या होगा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली 110 तो 635 थोड़ी रिफंड होगा, पागल हो जाएगा, 110 रिफंड होगा। मतलब सर ब्रीच ऑफ कंडीशन में पूरा पैसा मिलना चाहिए था, पर पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ वो 110 का पैसा मिल रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, मतलब नॉन सेपरेटेबल। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, 1.5 और 4.5 पिज़्ज़ा को आप अलग नहीं कर सकते। आपने अगर आधा खाया मतलब ऐसा आपने पूरा खा लिया, इट इज नॉन सेवरेबल। मतलब आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको अगर कुछ मिलेगा तो वो मिलेगा सिर्फ डैमेजेस। ये आपका 3rd पॉइंट हुआ। 4th, अरे सिंपल लिखता हूं जो लिखा हुआ है, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। सर क्या एक्सक्यूज बाय लॉ? कंडीशन को वारंटी ट्रीट करा जाएगा ऐसा लॉ बोलता है, मतलब अगेन आपको डैमेजेस मिलेगा। अब मैं टॉपिक के ऊपर आता हूं, जो मेरा एग्जाम का क्वेश्चन था, विच वॉज सेक्शन नंबर 13, जहाँ को बोलता है व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, जिसके अंदर पहले 2 वेरी आसान, सबको समझ में आते हैं बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये दोनों को लॉ मेकर ने बोला वॉलेंटरी। सब वॉलेंटरी क्यों? बिकॉज मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं कर सकता था रेप्यूटेट, मैंने रेप्यूटेट नहीं करा, मैंने अपना राइट रेप्यूटेट करने का वेव कर दिया, जाने दिया कि छोड़ कुछ नहीं करना। सेकंड में जाने नहीं दिया, मैंने जो डिफरेंस था उसको वसूल लिया। तो दोनों वॉलेंटरी है। अगले 2 दिख ही रहा है, कंपलसरी है, झक मार के करना पड़ रहा है। कंडीशन को वारंटी ट्रीट झक मार के करना पड़ रहा है। 3rd वाले केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, तो पार्शियल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू फुल एक्सेप्टेंस, तो आपको सिर्फ वो डिफरेंस मिलेगा। और नीचे लॉ में खुद ही बोल रहा है कि नहीं, इसको कंडीशन ही वारंटी ट्रीट करा जाएगा। अगर वारंटी ट्रीट करा जाएगा तो आपको वैसे भी डैमेजेस ही मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम इज 4th का उसने आपको एग्जाम्पल नहीं दे रखा इन द नोट्स। हम उसका एग्जाम्पल समझने की ट्राई करते हैं और फिर बुक में से पढ़ते हैं। बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है 4th का, ठीक है। सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज यूएसए। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंदे के साथ जो यूएसए से आपको भेजेगा फर्स्ट क्वालिटी राइस, आपके पास आई है। सर कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1 जनवरी को। सर शिपमेंट कब होने वाला था यूएसए से आपकी इंडिया की तरफ? 7 तारीख को। ओके। मीनवाइल ट्रम्प भैया जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल, वो 4 तारीख को एक लॉ पास करते हैं विच सेज एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट क्वालिटी राइस बैन। खत्म, एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। अब कॉन्ट्रैक्ट तो मैं ऑलरेडी कर चुका 1 तारीख को, 7 तारीख को राइस भेजने वाला था, 4 तारीख को बोलता है एक्सपोर्ट बैन। हाँ बस क्या करने का? अगर धंधे वाला आदमी होगा, सेंसिबल बंदा होगा, तो 100% यहाँ से यहाँ पे राइस तो आएंगे सर। बस वो फर्स्ट क्वालिटी नहीं होंगे, वो सेकंड क्वालिटी होंगे। 19-20 का फ़र्क होगा जो यूएस वाला भेजेगा इंडिया को। अब इंडिया तुरंत फ़ोन करके बोलेगा कि ब्रो दिस इज़ ब्रीच ऑफ कंडीशन, हमने आपसे फर्स्ट क्वालिटी मांगा था, मुझे सेकंड क्वालिटी दे रहे हो, मुझे ये राइस नहीं चाहिए। अब ये यूएस वाला भैया बताएगा कि भाई जेन्युइन रीज़न है, मैं नहीं भेज सकता था, अगर भेजता तो मेरे को जेल हो जाती, तो मैंने इसलिए आपको सेकंड क्वालिटी भेजा है फर्स्ट क्वालिटी की जगह। देख लो आपको चलता है तो। इंडिया वाला सोचता है कि हाँ यार चला लेता हूँ, बिकॉज मुझे भी तो आगे सप्लाई करना है राइस को, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के, तो मैं किससे तो आगे सप्लाई कैसे करूँगा? तो बोलता है चल कोई बात नहीं। अब जैसे कोई बात नहीं बोला, वो मजबूरी में बोला, एंड दैट इज हमने यहाँ पे बोला एक ऐसा कंपल्सरी के अंदर आएगा। आपकी बुक में भी ऐसे सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे वॉलेंट्री के अंदर वेव्स या इलेक्ट्स टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी।
कंपलसरी के अंदर आ गया नॉन सेवरेबिलिटी, सेपरेट नहीं कर सकते, एंड दूसरा एक्सक्यूज बाय लॉ। ऊपर पढ़ लेते सर एक बार 13 को, एग्जाम का क्वेश्चन 4 मार्क का। दिखा मुझे हेडिंग, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, as a result of which the buyer loses his right to rescind the contract and can claim damages only. In the following cases, a contract is not avoided even on account of breach of condition. ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते, रेपुडिएट नहीं कर सकते। उसमें पहला बोलता है, पहले तो आसान है, where the buyer altogether आ गया वो waives the performance of the condition. A party may for his own benefit waive a stipulation. It should be voluntary obviously. उसके बाद where the buyer elects to treat the breach of condition as one of warranty, that is to say he may claim only damages instead of repudiating the contract. Here the buyer has not waived the condition, point number 1 नहीं हुआ यहाँ पे, but decided to treat it as warranty. एग्जाम्पल देखिए, वेट करता हूँ मैं, आसान लगना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, आसान 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 लगना चाहिए। हैव अ लुक। इसमें void contract, हाँ तो कंक्लूजन की बात नहीं करे, उसका बताने का मकसद है void contract के अंदर कि आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे बताने का मकसद है कि आप कैंसिल कर सकते हो या डैमेज दे सकते हो, दोनों की डायरेक्शन ही अलग है। यहाँ पे आपने जैसे ऐसा पढ़ा, यहाँ पे कहाँ गया नहीं, यहाँ पे काम करें, उसको मिक्स करा, मुझे बता कौन से पॉइंट में मिक्स करा। हाँ तो उसके एंगल से उसके लिए नहीं हो सकता, पर हमारा एंगल वो थोड़ी है कि अब क्या होगा, हमारा एंगल ये है क्या मिलेगा। आप सोचो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, बट मैं अगर चाहूँ कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, तो मेरे ऊपर है कि मुझे क्या करना है। तो आप ऐसा ज़्यादा बोल सकते हो वॉइडेबल, उसके लिए वॉइड, मेरे लिए वॉइडेबल। अगर वो ना भेजे तो मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ, फर्स्ट क्वालिटी वो नहीं भेजेगा तो मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्यों? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब मेरे को चाहिए तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इज वॉइडेबल, सिंपल बात। नीचे बोला आपका थर्ड पॉइंट, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods या मेरा example part thereof. For example, if basmati rice and lower quality rice mixed together, तो पूरा एक्सेप्ट करोगे या पूरा रिजेक्ट करोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल। तो थोड़ा एक्सेप्ट किया मतलब अब पूरा ही करना पड़ेगा। फोर्थ कोई एग्जांपल नहीं दिया उसने मुझे, whether fulfillment of the any condition of warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। और उसका समरी 13 का, कितना ज़्यादा सिंपल है। तो लगता नहीं मुझे लिखने ऐसा है, बाकी आप बताओ आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, मतलब आपकी मर्जी, नॉट अपॉन मी। हेडिंग दे देना सेक्शन 13।
अरे तुमको क्या हुआ अब? तुम लोगों का कॉलेज कौन सा है? नाम भी नहीं सुना। तू? सिडनम सुना हुआ है मैंने। और तू पागल? अच्छा है वैसे, सीए करे तो कॉलेज जाना भी नहीं चाहिए। डजंट मेक एनी सेंस। कोई नहीं, कुछ तो ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा बहन, पागल। आप कहीं भी जाओगे आपसे ग्रेजुएशन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इट इज़ बेयर मिनिमम, ग्रेजुएशन इज़ बेयर मिनिमम, तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको नहीं जाना चाहते तो आप डिस्टेंस वाला कर लो घर बैठे बैठे। BBA, BCom, BFM, BAF, कुछ भी। बैचलर्स इज अ मस्ट। घर वाले कुछ बोलते नहीं है, पर इंटीग्रेट क्यों करेंगे? BBA प्लस MBA, BCom प्लस MCom, क्या क्या फ़ायदा होगा उसका? तो फ़ायदा तो होना चाहिए इंटीग्रेट करने का। मुझे फ़ायदा ही नहीं है। एकदम कोई थर्ड क्लास का कॉलेज ज्वाइन करने की, इसमें अटेंडेंस का नाटक ना हो, एग्जाम टाइम पे जाने का, एग्जाम देके वापस आ जाने का। हाँ, कॉन्टैक्ट हर। ऐसा ही कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए आपको। तो मैं अपने कॉलेज में कोई है नहीं CA करने वाले बच्चे? कौन से क्लास में जाते हैं वो लोग? नहीं तो कोई तो कोचिंग क्लास में जाते होंगे ना। पूछ उनसे, पागल लड़की, क्या पता नहीं। अरे उनको लेकर आए यहाँ पे। अरे उसको कंपनी ने, उसको पैसा मिलेगा। तो एक बच्चे को लेकर मैं देखो 2000 रुपये देगा। एक बच्चे को लेकर आ, 10 लेकर आएगी 20,000। पूरा 30, मतलब आपका फीस कवर हो जाएगा। लेके तो मेरे को आते नहीं हो सालों। कर कांटेक्ट बढ़ा, तो ऐसा सोच मैं उससे बात करूँगी 2000 मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली, ऐसे ही तो दुनिया चलती है, और कैसे चलती है। मैं तो ये देखता हूँ किससे मुझे बात करके कुछ मिलेगा। हैज टू बी लाइक दैट। सर मैं एक जन को लेके आया, मेरे को चाहिए 2000। बेवड़े, किसको लेकर आया तू? ये किसको लेकर आया? ध्रुव, रूही, मेरी बहन को। कौन इसकी बहन में? चल बे, मेरी क्या है, मेरी क्या है। 2000 दिखे नहीं के बस। क्या है भाई? अब आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे मैंने आपको बाहर जाने दिया। इससे अच्छा टॉपिक पे स्टार्ट करें फ्रेश माइंड से। हमारे उसी एग्जाम्पल के अंदर, ए दीदी बात करना, तो पागल बात करना, जाने का, कॉलेज जाने का, बात करने के लिए। हमारे एग्जाम्पल के अंदर बात करें, we took basically Audi Q5, इसको लेके घर पे आ रहे थे। ये पूजा वूजा सब जो करते हैं अपन, घर पे आ रहे थे। आने के लिए फिर लेफ्ट टर्न मारना पड़ा, आपके लिए राइट, के लिए लेफ्ट। घर जाने के लिए तो हमने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाया। जैसे हमने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाया, बेसिकली सॉ कि सर 3 टायर लेफ्ट में घूमे, एक टायर राइट में घुमा। मतलब जो कार एक सिंपल टर्न लेना चाहिए था, वो कार ने माँ कसम ऐसे टर्न लिया, क्योंकि एक टायर राइट घूम गया। टर्न ऐसे किया, एक टायर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करके टर्न हुआ। फिर मैंने कहा माँ कसम, ये तो क्या प्रॉब्लम है। तब घूम के वापस से गए शोरूम में, जैसे तैसे करके पहुँचे, ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा करके, ऐसे ऐसे करके पहुँचे यहाँ पे। और जाके बोला कि भाई ये क्या कार दिया है।
मुझे मेरा पैसा वापस दो। ऑडी बोलता सर एक सेकेंड, आप हमारे पास आए सामने से, आपने हमें 9 चीज़ें बोली, हमने उसमें से आपको 6 चीज़ें दी। आप बताओ इन 6 चीज़ों में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप स्टीयरिंग लेफ्ट में घूमो तो चाहो लेफ्ट में घूमना चाहिए? ऐसा कहाँ लिखा है यहाँ पे? तो जब कहीं लिखा ही नहीं है तो स्टिपुलेशन ही नहीं है तो कंडीशन की बात ही पैदा नहीं होती सर। और जब कंडीशन की बात ही पैदा नहीं होती तो ब्रीच ऑफ कंडीशन से जो रेप्यूटेट कर सकते हैं वो भी पैदा नहीं होती, तो आप कार लौटा ही नहीं सकते सर। लॉ में क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। कुछ ऐसी चीज़ें जो बोली नहीं जाएगी और वो भी होनी ही चाहिए। ये तो हमारी बातें हो गई एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी। बोला है, डिस्कशन हुआ है, वर्ड्स का यूज़ हुआ है, तो ये एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी है। हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो एक्सप्रेस नहीं होगी, वो समझ जाने का कि वो भी होना ही चाहिए, और उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से यहीं से आते हैं। इसके अंदर 7 पॉइंट है, इसके अंदर 4 पॉइंट है। यहाँ से प्रैक्टिकल आता है और यहाँ से थियरी आता है। हम इम्प्लाइड कंडीशन की बात करते हैं विथ एन एग्जाम्पल ऑब्वियसली। एक्स्ट्रा वन शादी करवाते हैं, ये अपने करा भी। सलमान भाई और ऐश्वर्या की शादी करवाते हैं। ये हमारे सलमान भैया, ऐश्वर्या दीदी शादी करें सर। फाइनली ड्रीम कम ट्रू सलमान भाई के लिए। अब शादी धूमधाम से होगी सर, इतने सालों बाद हो रही है, एक तो हैज़ टू बी धूमधाम से। तो बेसिकली तो मेरे प्लान आउट करते हैं कि यार रिसेप्शन रखेंगे इतना ग्रैंड वाला, तो स्वीट डिश में क्या रखें। तो एक दिन वो घर से निकलते हैं तो डिसाइड अपॉन ऑल द थिंग्स एंड शॉपिंग वॉपिंग करने। द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे गो टू हल्दीराम्स, और वहाँ जाके हल्दीराम में बोलते कि ब्रो हमको चाहिए स्वीट डिश हमारे रिसेप्शन के लिए। बाकी सब अरेंजमेंट हो गया, सिर्फ स्वीट डिश बचा हुआ है। तो आपके यहाँ पे कौन सा स्वीट डिश फेमस है? तो उससे बोला सर गुलाब जामुन। हमारे यहाँ पे गुलाब जामुन बहुत फेमस है, आप बोलो तो आपकी शादी में भिजवा देंगे। हमने कहा ऐसे कैसे भिजवा देंगे, पहले हम टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट अच्छा लगा तो हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है सर। टेस्ट करवाया सलमान भैया को और उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ऑर्डर दे दिया 2000 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन का हल्दीराम को। ठीक है, एक काम हो गया। सडनली याद आया ऐश दीदी को कि जो शादी में इतने सारे फंक्शंस होंगे, शी विल नीड अ साड़ी टू वेयर इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑन वन ऑफ द ओकेजन्स। साड़ी पहननी पड़ेगी। तो दीदी ने बोला सलमान भाई को कि ब्रो मेरे को चाहिए एक साड़ी। सलमान बोलता है कौन सी साड़ी? ऐश बोलती है कांचीपुरम साड़ी, विच बेसिकली मीन्स 100% सिल्क। 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। इन केस आपको नहीं पता मैं बता दूँ आपको, साउथ में मिलती है। तो गए दुकान पे और ऐश्वर्या दीदी ने एक मस्त येलो कलर की साड़ी फिक्स करी दुकान में जाके। ठीक है सर, व्हाट नेक्स्ट? सलमान को लगा क्या इतनी ग्रैंड शादी है, इतने सालों बाद शादी हो रही है और सिर्फ एक स्वीट डिश है, इससे क्या ही होगा, तो एक और स्वीट डिश होना चाहिए सर। तो इस बार जाते हैं वो बीकानेर वाला के पास और वहाँ जाके उसको बोलते हैं कि ब्रो आप क्या बताइए कौन सी स्वीट डिश बेस्ट है। बीकानेर वाला बोलता है हमारे यहाँ पे बेस्ट इज रसमलाई, आप खाइए आपको मज़ा आ जाएगा। हमने कहा यार टेस्ट तो डेफिनेटली करेंगे, उसके बिना तो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। तो हमने टेस्ट करा रसमलाई एंड इट वॉज वेरी गुड।
फिर हमने बोला बीकानेर वाले को कि यार एक छोटा सा प्रॉब्लम है बस, क्योंकि ये शादी ग्रैंड है, ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज इस रस मलाई के ऊपर आप थोड़ा गार्निशिंग करना आलमंड्स का, थोड़ा रॉयल लुक आना चाहिए, रॉयल लुक। ऐसे आप आलमंड स्प्रिंकल कर देना अलग अलग जगह पे, ऐसे रॉयल लुक आना चाहिए। बीकानेर वाला बोलता है सर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सलमान बोलता है मेरे पास कमी है क्या, दे दूंगा अभी तेरे को, पर एक्स्ट्रा गार्निशिंग चाहिए। बीकानेर वाला बोलता है सर हो जाएगा, ठीक है। और हमें 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है सर। सेकेंड स्वीट डिश भी हो गई शादी के लिए। अब क्या करें? ऐश्वर्या दीदी को याद आया 4th पॉइंट के अंदर, क्या शादी में इतने सारे फंक्शन होंगे, इतने सारे गेस्ट आएंगे, वी नीड टू टेक फोटोग्राफ्स। दे हैपन टू गो टू क्रोमा टू बाय अ कैमरा। क्रोमा गए, जाके वहां से एक कैमरा बाय करा फोटो खींचने के लिए। उतने में सलमान भाई को रियलाइज हुआ कि अगर दीदी ने कपड़े खरीदे हैं तो वो भी तो कपड़े खरीदेगा, मतलब मुंह में नंगे होते हैं, शादी में तो कपड़े पहनने पड़ेंगे भाई। तो भैया गए मान्यवर और जाके वहां से लिया एक सिल्क 100% सिल्क का कुर्ता फॉर हिमसेल्फ। इतना सारा हमने काम कर लिया, जस्ट इमेजिन 5 चीजें कर ली हमने, घर से निकले थे और इतनी सारी चीजें हमने निपटा दी। 2 स्वीट डिश, 2 कपड़े, कैमरा, इतना सारा काम कर लिया, ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। पर इतना सब करके ऑब्वियसली दे विल बी हंग्री, तो सोचा कुछ खा लेते हैं। एंड दे गो टू भाव वड़ा पाव, अभी बात की थी अपन ने, और जाके मस्त दोनों ने एक एक वड़ा पाव खाया, बोथ ऑफ देम। इतने में ऐश्वर्या दीदी की नजर गई, भाव वड़ा के जस्ट पीछे था बाटा का शोरूम। एंड शी सेड टू सलमान के ब्रो, तू घोड़ी पे चढ़ेगा तो यू नीड टू हैव अ रफ एंड टफ वाली जूती, जिसको पहन के आप घोड़ी पे चढ़ेंगे। तो आप कृपया करके जूती ले लो, मैं भी ले लेती हूँ एक साड़ी के नीचे पहनने के लिए कोई फुटवेयर। एंड अकॉर्डिंगली दोनों ने अपना अपना फुटवेयर ले लिया मेरे से। ऐश्वर्या ने, सलमान ने पहले खाया और फिर फुटवेयर लिया, दोनों ने अपने अपने ओके, और अपने अपने घर चले गए। फिर आया शादी का दिन। अब शादी के दिन जो गुलाब जामुन आए और जब उसको खाया तो रियलाइज करा सलमान ने और ऐश्वर्या ने कि सर जो हमने दुकान में खाया था और जो यहाँ पे शादी में आया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब द टेस्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सर ऑन अ गुड साइड, ऑन अ बैड साइड, ऑब्वियसली ऑन अ बैड साइड। गुड साइड होता तो हम बात ही नहीं करते। सर बोलना क्या चाहते हो? हम बोलना चाहते हैं दैट द बल्क डज नॉट करस्पॉन्ड विद द सैंपल। तो सर अभी क्या करने का मतलब गुलाब जामुन लौटा देने का, सारा पैसा ले लेने का, ऊपर से डैमेजेस भी लेने के। सर क्यों? दिस इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। अब देख यहाँ पे इम्प्लाइड क्या है कि सर जैसा हमने आपके यहाँ पे टेस्ट किया था सेम वैसा ही टेस्ट होना चाहिए, ये इम्प्लाइड है। और अगर वैसा नहीं हुआ इन दैट केस हम पूरा लौटा देंगे आपको सामान और आपसे पैसा भी लेंगे और डैमेजेस भी लेंगे। एंड हेंस इम्प्लाइड, वेरी इजी। तो लिखता हूँ यहाँ पे कि इम्प्लाइड कंडीशन इज द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल। जो आपने दुकान पे खाया था वो सैंपल था। सर दूसरा, जब वो इतने सारे गुलाब जामुन लेकर आएगा इन डिफरेंट कंटेनर्स, तो ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करने से पहले उनको चेक करूंगा एक बार कि भाई बराबर है कि नहीं, कुछ लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, एसेट्रा एसेट्रा। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द बल्क। सर नहीं मिली तो हल्दीराम वाला नहीं चेक करने दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं चाहिए मुझे, वापस लेके जा। एंड आखिरी, सर कुछ लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हिडन डिफेक्ट कि सर बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर से पूरा खोखला है गुलाब जामुन। देयर शुड नॉट बी एनी हिडन डिफेक्ट।
नहीं होना चाहिए। इनमें से अगर आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी ना सर, पूरा वापस कर देंगे, पैसा भी पूरा वापस ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर देंगे। बोलने का मतलब सर, तो ये जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक हमारा फिर कौन सा वाला टॉपिक हुआ? ऊपर नाम दे रखे हैं उसने ऑलरेडी आपको कि सर इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर 7 चीज़ें आती हैं। उसमें आप देखोगे तो आपको लिखेगा, वहाँ पे मिलेगा सेल बाय सैंपल, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। मैं ओपन करता हूँ ना, ये रहा इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर, ये पहला वाला पॉइंट हुआ सेल बाय सैंपल। तो ये मेरा एग्जाम्पल था सैंपल वाला। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, सेक्शन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल, ठीक है। तो इम्प्लाइड कंडीशन इज बल्क शैल करस्पॉन्ड विद सैंपल, ठीक है। नीचे आते सर, नीचे वाला क्या है? इट इज सो एविडेंट, दिख रहा है मुझे वहां पे। इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। हमने डिस्क्रिप्शन दी आपको, कांचीपुरम, कांचीपुरम इज अ डिस्क्रिप्शन विच बेसिकली मीन्स 100% सिल्क। यहां पे एग्जाम्पल ले लेते, लोनावाला की चिक्की, या आप एग्जाम्पल ले लेते कश्मीर के एप्पल्स, नागपुर के ऑरेंज, बीकानेर का भुजिया, आगरा के पेठे, ये सब डिस्क्रिप्शन है। तो फिर उससे मैच करना चाहिए सर। ये इम्प्लाइड है, बिना बोले इट इज अज्यूम्ड कि डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा, और नहीं कर रहा रिजेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट हो गया इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। ओके सर, थर्ड केस में बात कर रहे थे यहां पे कैसा था, गार्निशिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू आलमंड्स। फिर आपने उसको टेस्ट भी किया था दुकान के अंदर। मतलब ये कौन सा केस हो गया सर? सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगला वाला ये, क्योंकि इसमें हमने टेस्ट भी करा तो सैंपल तो हुआ, और आपने उसको अलग से बोला भी कुछ करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन भी हुआ। तो थर्ड केस इज सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। ओके, 3 पॉइंट लिखे मैंने यहाँ पे। क्या यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे थे, लिख दिया उसके अंदर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है सर। क्या आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो अगर सैंपल से मैच नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन से हो रहा है, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं चाहिए। सैंपल से मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन से नहीं कर रहा, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड एंड ओनली पॉसिबल केस इन द वर्ल्ड, ना सैंपल से हो रहा है ना डिस्क्रिप्शन से हो रहा है, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो जब सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है तो दोनों से मैच होना चाहिए, टेस्ट भी मैच होना चाहिए और जो बोला वो भी गार्निशिंग लिस्ट पे होना चाहिए। फोर्थ सर, सब गेस्ट वेस्ट आ गए थे, ऐश्वर्या दीदी मस्त फोटो वोटो खींच रही थी, एंड एकदम से सलमान खान आके बोलता है क्या शाहरुख खान ऐसा बोल रहा है कि ये कैमरा तो उसका है, उसने स्विट्जरलैंड से लिया था, तो क्या करें? लॉ में बोलते कुछ नहीं, ये तो आपको एज इट इज शाहरुख खान को देना पड़ेगा। इफ ही प्रूव्स कि ये कैमरा उसका है, अगर उसने प्रूव कर दिया तो ये आपको उसको देना पड़ेगा सर। दिस विल गो टू शाहरुख खान बिकॉज ही इज द ट्रू ओनर। तो सर हमारा क्या? तुम्हारा कुछ नहीं, सारा का सारा पैसा क्रोमा से तुम वापस क्लेम कर सकते हो, सारा पैसा तुमको वापस मिल जाएगा, प्लस डैमेजेस भी मिल जाएगा। तो कैमरा भी जाएगा असली मालिक के पास और क्रोमा से तुम पैसा ले लोगे। तो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं एज टू टाइटल ओनरशिप। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कंडीशन एज टू टाइटल ओनरशिप। अब ये इंप्लाइड क्यों है? बिकॉज हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने हमको बेचा है तो आप उसके मालिक हो। हम तो ऐसे पूछेंगे ये चोरी का तो नहीं है ना, वो इंप्लाइड ही है कि हाँ वो आप उसके मालिक होंगे तभी आप बेच रहे हैं। ओके, फिफ्थ सेकेंड अब एग्जाम्पल वापस लेते हैं अच्छा वाला कि सर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है।
लेट्स से पहनने से पहले इसको हमने दिया साड़ी को ड्राई क्लीनिंग के अंदर कि भाई ऐसे ही सीधा पहन लेंगे, हमसे पहले किसी ने ट्राई करा होगा, ऑब्वियसली ड्राई क्लीनिंग में देंगे उसको पहनने से पहले। तो हमने दिया और ड्राई क्लीनर को बोला कि ब्रो थोड़ा ध्यान से करना, बहुत महंगी साड़ी है, दिस इज 100% सिल्क, तो ध्यान से करना नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ड्राई क्लीनर बोलता है ठीक है मैम आप टेंशन मत लो। फिर जब साड़ी लेने गए तो ड्राई क्लीनर बोलता है ओ दीदी आपको पागल बनाया, दिस इज 70% सिल्क एंड 30% कॉटन, मतलब ये कांचीपुरम साड़ी नहीं है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो अपन लौटा सकते हैं। वैसे सेम यहाँ पे हमने कुर्ता दिया ड्राई क्लीनिंग के अंदर, ऐसा बोल के भाई महंगा है 50,000 का, मान्यवर से लिया है, तो ड्राई क्लीनिंग थोड़ा ध्यान से करना। ड्राई क्लीनर वाला बोलता है सर ये 100% सिल्क का कुर्ता तो है, पर इसके हाथ के साइड में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे, जो हमको पता पड़े वाइल ड्राई क्लीनिंग। अभी तो पता नहीं पड़ रहा है ऐसे बेरा इससे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन फ्यू मंथ्स ये बड़े हो जाएंगे और ये पहनने लायक नहीं रहेगा। सब मतलब जो कुर्ता सलमान भाई लेकर आए हैं वो बिकाऊ ही नहीं है। सर क्या बोलते हैं बिकाऊ को इंग्लिश में? मर्चेंटेबल। तो इंप्लाइड कंडीशन ये है, जो मेरा टायर वाला एग्जांपल भी था कि सर वो बिकाऊ तो हो, ऐसी कार जिसके टर्न लेफ्ट करने पे 3 लेफ्ट में घूमता है टायर और 1 राइट में घूमता है, वो कार बिकाऊ ही नहीं है सर, ठीक है, दैट इज मर्चेंटेबल। तो यहाँ पे द कुर्ता इज नॉट मर्चेंटेबल। अब यहाँ पे फॉल करने के लिए 2 कंडीशंस है, ये देख 2 कंडीशंस क्या सर? पहला सेल बाय डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सेल हैज टू बी बाय डिस्क्रिप्शन। दूसरा सर सेलर का ये धंधा होना चाहिए, जो मेरे एग्जांपल में है मान्यवर कपड़ों में डील करने का, सेलर का वो बिजनेस होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दैट केस आप कुर्ता लौटा के पूरा पैसा वापस ले सकते हो। अगर ऐसा वाला केस है 6 छेद है तो, बिकॉज द कुर्ता इज नॉट मर्चेंटेबल, बिकाऊ ही नहीं है सर, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट? शादी थी, बैठना चाहिए था मैं मंडप में कुर्सी के ऊपर, पर दोनों कपल बैठे हुए हैं बारी बारी से बाथरूम के अंदर। सर क्यों? वड़ा पाव खाया था, दैट वड़ा पाव के अंदर का जो वड़ा था दैट वॉज स्टेल, म्हणजे लूज मोशन हो गया, लूज मोशन, डेली बेली बोलते उसको, डेली बेली हो गया। अलग से नाम देखा है लॉ में करने इसका, विच इज implied condition as to wholesomeness, जो लगता है सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर। ईटेबल्स एंड प्रोविजंस है, ये भी मर्चेंटेबिलिटी ही, पर मर्चेंटेबिलिटी में स्पेसिफिक है खाने से रिलेटेड, एंड हेंस इसको हम बोलेंगे होलसमनेस। ये रहा सर मर्चेंटेबिलिटी, होलसमनेस। क्वालिटी फिटनेस बाद में देखते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, पहले इतना अच्छा ही देखते हैं बुक वाला क्या समझाता है अपन को, फिर वापस यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख लेना, पहले पढ़ लेते हैं। देख मैं यहाँ पर आ गया। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। Condition warranties may be either express or implied. They are expressed when the terms of contract expressly state them. They are implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by law. Law बोलता है कि होना चाहिए, हम नहीं बोलते, हम बोलते तो एक्सप्रेस हो जाता, हम नहीं बोलते, लॉ बोलता है होना चाहिए। Implied conditions are incorporated by law in the contract of sale. Express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract. बातचीत हो रखी है। Implied conditions on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. It should be noted that an implied condition may be negated, उसको आप हटा सकते हो, or waived by an express agreement. ठीक है, 7 है टोटल, हमारे सीक्वेंस में करते हैं ऑब्वियसली। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सेक्शन नंबर 17 विच इज सेल बाय सैंपल। ये रहा सर, 3 ही बातें काम की थी। बल्क should correspond with the sample, reasonable opportunity to compare the bulk with the sample,
फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. ठीक है, बट देखते पूरा अपन. सेल बाय सैंपल, देखिए अंदर क्या बोलता है. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट पहला द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी. दूसरा द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल. तीसरा द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम एज अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपरेंट, दिख नहीं रहा, ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल. कंटिन्यू कर समझाया उसको. और दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन with regard to defects which could not be discovered by an ordinary examination of the goods. latent का मतलब ये होता है hidden, लिखा उसने आगे देख. if the defects are latent मतलब hidden then the buyer can avoid the contract कि भाई नहीं चाहिए. this simply means that the goods shall be free from any latent defect, that is hidden defect जो मैंने वहाँ पे लिखा था, free from hidden defects. दो एग्जाम्पल दिए, पढ़ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ. एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 पढ़ना है तो आसान है बहुत ज़्यादा, फटक से पढ़ सकते हैं. एग्जाम्पल 8 और फिर एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, हमारा दूसरा था सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तो फटाक से उस पर आ गए सर. वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. कितना प्यारा लिखा उसने आगे. द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स. बात आपने करी है पीस बेचने की, लेट्स से मटर बेचने की, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो बीन्स ले, आपको फिर उसको पीस ही देना पड़ेगा. The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of the goods. Thus, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description or not. Example देखते हैं description का एक बार, ये नीचे दिखा मुझे दो examples. The act does not define description per where the class or kind to which the goods belong has been specified. हमारा एग्जाम्पल देख ले, इजिप्शियन कॉटन, जावा शुगर एटसेट्रा. डिफाइनिंग कैटेगरी ऑफ गुड्स, वो डिस्क्रिप्शन हुआ. या फिर वे द गुड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल दिया उसने, जूट बेल्स ऑफ स्पेसिफाइड शिपमेंट, लेट्स से 200 बेल्स. या फिर स्टील ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन, लेट्स से 2.5 mm का होना चाहिए. दिस इज डिस्क्रिप्शन, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, एक बार तीसरा वाला देखते हैं. सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, फिर तीनों से मैच करना चाहिए, सैंपल से भी, डिस्क्रिप्शन से भी, दोनों से भी. बोलता है वे द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द बल्क ऑफ द गुड सप्लाइड शैल करस्पॉन्ड बोथ विद द सैंपल एंड द डिस्क्रिप्शन. इन केस द गुड्स करस्पॉन्ड विद द सैंपल बट डू नॉट टैली विद द डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्सा और बोथ, द बायर कैन रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट. हम आपको तीनों पढ़ा चुके, डू नॉट टैली विद डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्सा और बोथ, द बायर कैन रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ चुके ऑलरेडी से. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइटल सबसे ऊपर वाला पहला ये रहा, कंडीशन एज टू टाइटल. इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on the part of the seller is that in case of sale he has right to sell the goods. उसके पास अधिकार है बेचने का. In case of agreement to sell he will have right to sell the goods, मतलब वो उसका मालिक है, लिखा उसने आगे. In simple words, the condition implied is that seller has the right to sell the goods. दो एग्जाम्पल दिए, पढ़ लीजिए, वेट करते हैं. एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 4 ज़्यादा ईजी है, आपको पढ़ना है तो एग्जाम्पल 5 भी पढ़ सकते हैं. नीचे एक और दो एग्जाम्पल और दिए, वो भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी. यू हैव 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे.
देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वाज लायबल टू पे डैमेजेस। तो लिखा हमने ऊपर ही, हमने लैंग्वेज भी लिखी थी सेम टू सेम, ईटेबल्स एंड प्रोविजंस वाला सेम लैंग्वेज हमने लिखा था कि सर खाने के केस में ये भी मर्चेंटेबिलिटी में आएगा पर वो स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा। तो इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the good shall be wholesome। और उसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी सा। फिर ऊपर आते हैं मर्चेंटेबिलिटी के ऊपर, बिकाऊ। दो बातें करी थी सर, दोनों बातें ये भी आपको मिलेगी यहाँ पे। पहला, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। एंड दूसरा, बेचने वाले का वो धंधा होना चाहिए, सेलर शुड बी अ डीलर इन द गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो ही ये कंडीशन लगता है। पढ़ लेते हैं पूरा। Where goods are bought by description from a seller who deals in the goods of the description, whether he is a manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. There are two requirements for this condition to apply. पहला, goods should be bought by description. दूसरा, the seller should be dealer in the goods of the description. Provided that if the buyer had examined the goods, there shall be no implied condition as regards defects, क्योंकि आपको खुद ही पता लगाना चाहिए था। The expression merchantable quality, though not defined, nevertheless connotes, बताता है goods of such a quality and in such a condition a man of ordinary prudence would accept। जो कोई आम आदमी खरीद ले उसको merchantable बोलते हैं, मतलब बिकाऊ, as goods of that description. It does not imply any legal right or legal title to sell. Goods are said to be of merchantable quality when there are no defects in the goods which render them as unsuitable for sale. In such a case, buyer is bound to accept the goods. For instance, air conditioner that does not provide cooling, digital camera that does not take photograph without showing, takes photograph without showing image, या washing machine that does not wash the clothes, etc. cannot be regarded as merchantable। बिकाऊ ही नहीं है सर, क्योंकि वो पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपल भाषा में। एंड हमारे 6 पॉइंट खत्म हो गए सर, आउट ऑफ 7 दैट वी हैड। लास्ट अजीब है, तब तक आपके 6 पॉइंट हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल, अंदर का चाहिए तो अंदर का, जो भी है 6 पॉइंट हैं इनसाइड इम्प्लाइड कंडीशन। मेरे एग्जाम्पल्स पढ़ने तो पढ़ लो, लिखने तो लिखो, आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है आपके ऊपर है। हमने आपको पढ़ा दिया। सबके अंदर मेन मेन पॉइंट्स हैं, तो हमें छाट छाट के यहाँ पे लिख दिए। जूम कर देते हैं इनकेस किसी को ना दिख रहा हो तो। आगे हो जाना चाहिए अब तक।
आखिरी बहुत ही प्यारा पॉइंट, नाम लिखता हूँ एक बार पहले, फिर डिस्कशन करते हैं। सबसे हटके पॉइंट यही है, इससे मैंने इसको लास्ट में रखा। द पॉइंट सेज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। लॉ में क्या बोलता है, देखो ऐसा है, ये इम्प्लाइड कंडीशन ही नहीं होता। पहली बात तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपका ड्यूटी है उसका क्वालिटी चेक करने का, आपका ड्यूटी है उसका फिटनेस चेक करने का। अगर मैं कोई कपड़ा खरीद रहा हूँ तो मेरे साइज का है कि नहीं है मुझे चेक करना है, वो थोड़ी चेक करेगा। तो पहली बात तो ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, ये आपको चेक करना होता है। बट कुछ केसेस में इम्प्लाइड कंडीशन कहलाएगा ये, बट इम्प्लाइड कंडीशन इफ तीन चीजें सेटिस्फाई हो, तीन चीजें। सर कौन सी? पहला, सर बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया था कि उसको ये सामान किस लिए चाहिए। बायर मेड द सेलर नोन अबाउट पर्पस, काम का पर्पस। जो हमारे एग्जाम्पल में था, हमने बताया था कि भाई हमें जूती जो चाहिए वो घोड़े पे चढ़ने के लिए भी काम आएगी, तो रफ एंड टफ होनी चाहिए, तो आपने पर्पस बताया था सर। दूसरा, अब सलमान भाई की पहली शादी है, हमने रिलाई किया था ऑन सेलर्स स्किल कि भैया आप निकाल के दो कौन सी अच्छी वाली है। हम खुद का स्किल यूज नहीं कर रहे, हम उसका स्किल यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिलाई ऑन सेलर्स स्किल। और आखिरी ऊपर जो लिखा था वो का रिपीट है, सर सेलर का वो धंधा होना चाहिए, बिजनेस, जो हमारे केस में है बाटा का, उसका बिजनेस ये जूते बेचने का। अब अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है, मतलब सबके बीच में आएगा प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इन दैट केस आई कैन से कि सर नाउ इट इज इम्प्लाइड कंडीशन, नाउ इट इज इम्प्लाइड कंडीशन, यहाँ पे क्वालिटी और फिटनेस। अदरवाइज ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता है, तीन कंडीशन में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं और बुक का थ्योरी देखते हैं। ये रहा सबसे बड़ा पॉइंट, पहले तीनों पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन, और ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता वो पकड़ लेते हैं। तो वो तो एक तो स्टार्टिंग में बोल दिया, ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose, ठीक है। However, तीन cases, there is implied condition on the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose of which they were buyer wants them, provided following conditions are fulfilled, ठीक है। तो implied condition होगा, पहला, the buyer should have made known to the seller the particular purpose for which the goods are required. दूसरा, the buyer should rely on the skill of seller. और तीसरा, the goods must be of the description dealt in by the seller, whether manufacturer or not, उसका धंधा होना चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर इट इज इम्प्लाइड कंडीशन। यही चीज ऊपर लिखी हुई है थियरी में, पैराग्राफ में। तो बोलते हैं ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। However, the condition as to reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if वो तीन चीजें लिखी होगी, buyer made known to the seller the purpose for his of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has already been dealing in those goods, उसका business। This implied condition will not apply। ये तो अलग टॉपिक हो गया, उस बाद में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक इट इज क्लियर, लास्ट लाइन को छोड़कर। एग्जाम्पल दिया, A intends to buy a car suitable for touring purposes. He goes to the Centro car dealer and buys Centro Zing car from him. Subsequently, he finds that car is unsuitable for touring purposes. Breach of condition हो गया सर, implied वाला। पर twist, he will not be entitled to hold seller liable। सर क्यों? जो हमने डिस्कस किया, आपको देख के बाय करना चाहिए था।
फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज ही डिड नॉट रिलाई ऑन सेलर्स स्किल और जजमेंट, उसने खुद के स्किल पर रिलाई करा, खुद परचेज करा। हम क्या बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, सेलर के स्किल पे आपको रिलाई करना है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखते हैं, 11वां ठीक है, 12वां तो बाकी है पढ़ना, ठीक है। वो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं अब। दिस implied condition will not apply if the goods have been bought under a trademark or patent name। सर क्यों? क्योंकि उसमें आपने सेलर के स्किल पे रिलाई नहीं करा, आपने ब्रांड नेम पे रिलाई करा, तो आप ब्रांड को सू कर सकते हो, ना कि सेलर को। उसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, 12th वाला देख। A went to B shop and asked for a Merit sewing machine. B gave A the same and A paid for the price. A relied on trade name of the machine rather than skill of the seller. In this case, there is no implied condition as to fitness of the machine for buyer's particular purpose, क्योंकि आपने ब्रांड नेम पर रिलाई करा सर। फिर अब एग्जाम्पल 11 बच्चा 2 भी पढ़ी लेते हैं आखिरी। A bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth. A rejected the set of teeth and claimed the refund of the price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. लास्ट अगेन हमने डिस्कस कर लिया, पर पढ़ लेते हैं फिर भी। लेट द बायर बी अवेयर वाला पॉइंट, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, ये आपका ड्यूटी है चेक करने का कि वो क्वालिटी फिटनेस बराबर आपको है कि नहीं। बोलता है एज अ जनरल रूल इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them. This is known as keyword tempter, जो इस यूनिट के एंड में आएगा वापस से, which means let the buyer be aware। और ऐसा करके आपका 7 implied condition खत्म हुआ सर। 7 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है और बहुत डिफिकल्ट आता है, मैं आपको बता दूं अभी से, बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट आता है। तो अगर आज या जब भी लेक्चर होने अपना नेक्स्ट, उसके पहले इसको रिवाइज करके आओ तो अच्छा है, बिकॉज वी माइट बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स इसके, और वो तभी कर पाओगे जब आपने इन सातों को अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक करके। जा सकते हैं आप, यू आर डन।